नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा का चुनाव शबाब पर है और एनडीए और महागठबंधन दोनों ने चुनाव में अपने दिग्गजों को उतार दिया है। उत्तर भारत से बीजेपी के 3 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ और विष्णुदेव साय ने बिहार चुनाव में मोर्चा संभाल लिया है। बिहार में इनके चुनावी रणकौशल का इस्तेमाल बीजेपी करने जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बिहार में बूथ मैनेजमेंट का जिम्मा भी संभालेंगे। मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ और विष्णुदेव साय की त्रिमूर्ति बिहार में कितना कमाल करेगी, विपक्ष की इस पर क्या रणनीति होगी, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कारोबार को लिए दुनिया के अंदर भारत को मान सम्मान से आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं आपके माध्यम से अपील कर सकता हूं, निश्चित रूप से एक बार फिर विकास की इबारत लिखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम और आप सब मिलकर संकल्प करें कि अपना चुनाव का एक एक दिन कीमती है, एक एक घर जाएंगे, अपने एक एक वोट को अपने ढंग से डला दें। हमने सबने देखा कि जब से चुनाव आयोग और बाकी व्यवस्था सक्रिय हुई तब से हार के आसन्न संकट समझ करके एक के बाद एक लगातार आरोप लगाते क्या नहीं कर रहे सामने वाले, लेकिन इनका काम ये करते रहे। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहां के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं, इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। बिहार में वोटिंग होगी तो कहेंगे कि नहीं, बुर्का को छेड़ो मत, चेहरा दिखाओ मत, फर्जी वोट डलवाने दो, जिससे बिहार के गरीबों के हकों पर फिर से डकैती डाली जा सके। कांग्रेस और आरजेडी आज ये साजिश कर रही है, लेकिन इनकी साजिश सफल नहीं होने पाएगी। अब इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है और इसीलिए हम आपके पास आए हैं कहने के लिए, बिहार के सामने कांग्रेस और आरजेडी ने पहचान का संकट खड़ा किया था। लालू राज और कांग्रेस का राज, भ्रष्टाचार और गुंडा राज ये चाहते हैं, नहीं चाहते हैं तो ये सबक सिखाने का अवसर है। आपका एक वोट बहुत कीमती है। आपके एक वोट कमल छाप में एनडीए को आप लोग देंगे तो ऐसे अपराधी तत्वों के लोग सरकार में आने से वो लोग वंचित हो जाएंगे और आप लोग बिहार में और विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आज हम यही कहने आप सब लोगों से आए थे। चलिए, तो बिहार का चुनावी घमासान है, मुख्यमंत्रियों ने संभाली कमान है और ये जो 3 चेहरे हैं ये अपने अपने काम, अपने अपने नेतृत्व के लिए अलग से जाने जाते हैं और यदि इन चेहरों को बिहार में भेजा गया है तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से समीकरण सधेंगे और किस तरीके से उन्होंने जो अपनी बात रखी, वहाँ जो उनकी रैलियाँ हुई और जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है वो कितना इम्पैक्ट डालेगी। बिहार की वर्तमान में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं और जिस तरीके से इलेक्शन को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में कितना बदलाव यहां होगा। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीए सौरभ साहू। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले शमशी आजाद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? बताइए शमशी आजाद जी, एक बात है,
तीन बड़े चेहरे और तीनों मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, या किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों चेहरे बिहार पहुंचते हैं। यहां जाने के बाद भी हर तरीके से देखा जा रहा है, चाहे बूथ मैनेजमेंट की बात हो, जातिगत समीकरणों की बात हो, हर तरीके से साधने का प्रयास है। एक वैसे अमूमन होता है जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता है तो बड़े चेहरों को बिल्कुल भेजा जाता है। आपको क्या लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ये तीन चेहरों के माध्यम से जिन्हें बिहार में उतारा गया है, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं इसके बाद? नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाइयों को। देखिए, जिस तरीके से बिहार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे देख के लग रहा है कि पूरी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। तो अब वहाँ पर जो समीकरण अभी तक यादवों को, तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी भी वहाँ पर पहुंचे हुए और स्टार प्रचारकों में उनका भी नाम है। विपक्ष के लोग जो अपना दिखला रहे थे दमखम एकता वाला, तो भी आपने देखा कि बिहार में पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के आगे विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है और वहां पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन यानी एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। और बिहार की जीत के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 2027 उसका भी रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ जो राहुल गांधी ने जो सस्ती लोकप्रियता वहां पर अर्जित की थी रोड शो के जरिए, और उनका जो एक नारा था वोट चोर व्यक्ति चोर, तो उसको देखा कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर काम कर रही है, उनके गठबंधन वहां पर काम उनको वहां वोट दिया जा रहा है। और सबकी एक है कि जिस तरीके से बिहार विकास के रास्ते से पिछड़ गया था लालू यादव के दौर में, तो अभी कुछ दिनों में लगातार उसमें जो है बिहार में विकास बढ़ा है। अब इसके आगे ये है कि लोग चाहते हैं कि विकास का पहिया जिस तरीके से चल रहा है, विकास का रथ जिस तरीके से आगे लगातार बढ़ता जा रहा है, अब उसको जो है किसी भी तरीके से रोका न जाए। और लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का रोल मॉडल जो उत्तर प्रदेश के जो कार्य प्रणाली है वो बिहार में लागू की जाए, ताकि बिहार को भी माफिया से, बिहार को भी भ्रष्टाचार से, बिहार को भी अपराध से, बलात्कार से मुक्त किया जाए। बिल्कुल, चलिए वापस आऊंगी। सौरभ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल राखी जी। सौरभ जी, क्या तैयारी है? क्या लगता है जो तीन मुख्यमंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई बिहार में, अमूमन ऐसे बड़े चेहरे जो होते हैं वो विधानसभा चुनाव में जाते हैं किसी भी स्टेट में, देखिए, लेकिन बिहार थोड़ा सा बहुत महत्वपूर्ण इस वक्त हो गया है। सबकी नजरें हैं, सिर्फ बिहार नहीं, मुझे लगता है देश भर की नजरें इस इलेक्शन पर आ गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों अलायंस है, मैं एनडीए की बात करूं या इंडिया गठबंधन की बात करूं, दोनों अलायंस है। तो तीनों मुख्यमंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, यह हर तरीके से हर रणनीति पर सफल होने के पूरे प्रयास में है और जितना जोर लगा सकते हैं कहीं ना कहीं एनडीए लगा ही रहा है। क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी की मैं बात करूं, मुख्य विपक्षी दल आरजेडी है, आपका जो अलायंस है और बाकी जो आपके दल हैं, यहां पर जो कहा योगी आदित्यनाथ ने भी कहा, एक बुरके का जिक्र वो कर गए कि इन्हें तो बस ऐसे ही वोट दिलाने हैं, कुछ देखने ना पाए, बहुत सारी चीजें कराएंगे, लेकिन ये सारी चीजें ज्यादा लंबे समय तक चलेंगी नहीं। तो इन आरोप प्रत्यारोप से हटकर भी देखें तो क्या तैयारी है और इन तीन की जो तिकड़ी है इसको कैसे तोड़ पाएंगे? देखिए राखी जी, हमारा तो हमेशा से प्रयास रहता है, कांग्रेस पार्टी का ये हमेशा से प्रयास रहता है कि जो जिस भी स्टेट में चुनाव होते हैं और पूरे देश में हम मूलभूत जो वहां की जनता है उनकी समस्याओं को उठाएं और उनसे संबंधित जो है जो मूलभूत आधार है उसके ऊपर राजनीति करें, ना कि किसी तरीके के ध्रुवीकरण की राजनीति, जातिगत राजनीति, इस तरीके की राजनीति से दूर रहने का प्रयास करते हैं हम। तो आप देखेंगे कि बिहार में जिस तरीके से हमने जो मुद्दा उठाया, चाहे वो एसआईआर की बात हो, चाहे वोट चोरी की बात हो, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी ने ये सारी चीजों को तथ्यों के साथ सामने रखा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप वाली राजनीति रही है। इसमें हमने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वहां पर जो सबूत हैं वोट चोरी के, वो जनता के सामने रखा और मुझे लगता है कि जनता को ये सारी बातें वहां पर बहुत अच्छे से समझ भी आई हैं और इसका असर आने वाले चुनाव के नतीजों में देखने को भी मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात राखी जी कि जब दूसरे स्टेट से बड़े नेताओं को किसी चुनाव वाले राज्य में जिम्मेदारी जब दी जाती है, तो मुझे लगता है कि वो अपने राज्य में उनकी क्या उपलब्धियां थी उसको जाकर के वो चुनावी राज्यों में बताएं। लेकिन मैं तो अपने भाजपा के प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ की, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, तो छत्तीसगढ़ की विशेष रूप से बात करूं, 2 साल से इनकी सरकार है यहाँ पर
और लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो जिस तरीके से अपराध जो है, गोलीकांड है, चाकूबाजी है और महिलाओं के प्रति अपराध विशेष रूप से लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। एसआरबी का डेटा आया है जिसमें 50% से ज्यादा वृद्धि हो गई है पिछले जो हमारी कांग्रेस की शासनकाल थी उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ये बातों को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ से जब सीएम शाह जो वहां पर बिहार में जो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो क्या उपलब्धि लेकर के जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो अपने राज्य में इस तरीके की कोई उपलब्धि दिखती नहीं। किसानों की हालत देख लीजिए आप, यहाँ पर किस तरीके से उनको उनके धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है, उनके उपज का समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता है। स्कूलों का जो हाल है वो देख लीजिए, लगातार स्कूल बंद होते जा रहे हैं। यही नहीं, यूपी में भी देख लीजिए आप, कितने स्कूल बंद हो गए हैं। सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ जो उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उनके विभाग से जो आरटीआई का डाटा अभी निकल करके आता है कि पिछले 2 साल में आधा किलोमीटर सड़क बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये जो हमारे बड़े नेता हैं ये वहां जाकर के क्या उपलब्धियां गिनाएंगे, और जब इन्होंने अपने ही राज्य में कुछ नहीं किया तो यहाँ पर ही ये कुछ बड़ी उपलब्धि नहीं दिखा पाया, तो फिर चुनावी राज्य में जाकर के ये क्या दिखाएंगे, इसका जवाब मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को देना चाहिए। ठीक है, विमलेंदु जी आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपकी? हाँ विमलेंदु जी, क्योंकि अलायंस की बात है तो सब लोग एक साथ हैं, उनको अलग अलग करके प्रश्न करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो है, जैसा कि अभी कांग्रेस कह रही थी कि जो भी मिनिस्टर्स गए हैं पहले वो अपने स्टेट की स्ट्रैटेजी को देखें कि उन्होंने वहां कितना दिया है। एक एग्जाम्पल उन्होंने विष्णुदेव साय को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ से क्योंकि वो आते। हमें ये देखना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में 3 जो मुख्यमंत्री पहुंचाए गए हैं वो हर तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए इलेक्शन है और पूरी जी जान लगानी पड़ती है। मुख्यमंत्री जरूर है लेकिन हैं भारतीय जनता पार्टी के, और चेहरा भी है उनका, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी काफी हैं बिहार के लिए, या इन तीनों का जोर लगाना जरूरी था? देखिए, ये जो चुनाव होता है, चुनाव में जो है वो पूरी टीम काम करती है। आप ये देखेंगे कि एनडीए की बात होती है तो एनडीए में सारे जो जितने भी घटक दल हैं सभी के नेता एक सम्मानित और बहुत इनका जो है वो प्रभाव है। तो निश्चित रूप से जो भी मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश, क्योंकि हमारी पार्टी तो जनता दल यूनाइटेड सिर्फ हम बिहार में ही हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं हम सभी। तो जो भी दूसरे प्रदेश के नेतागण सभी आ रहे हैं, सबका स्वागत है, और सब आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में जोश होगा, उत्साह होगा। और क्योंकि एक चुनावी उत्सव की तरफ जो है वो हम लोग, जैसे दिवाली आ रहा है, छठ आ रहा है, तो एक उत्सव की तरह हम लोग इसको मनाएंगे। और निश्चित रूप से ये सभी जितने भी नेता आ रहे हैं भाजपा के, वो सभी जो है वह बहुत, उनका नाम है, उनके जो है बहुत समर्थक बिहार में भी रहते हैं, और निश्चित रूप से उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। और जहाँ तक बात है माननीय नीतीश कुमार जी के, तो लगातार 20 वर्षों तो नीतीश जी तो पूरी तरह से यहाँ पर चहेते हैं ही। जब लाडले मुख्यमंत्री के रूप में जो है वह प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो निश्चित रूप से बिहारी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम पूरे बिहार में, पूरे विश्व में जो है वह बहुत जो है वह एक तरह से मजबूत और सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में जो है वह कार्य कर रहे हैं वो लगातार। और ये वानगी देखी जा रही है जो अभी जो हमारा 2025 में जो हमारा कहना है कि 2025 में हम लोग 225 सीटों पर जो है वह जीत अर्जित एनडीए करेगी। इसमें सभी सहयोगी दलों का जो है वो निश्चित रूप से, क्योंकि चुनाव का आगाज हो चुका है, नॉमिनेशन की एक प्रक्रिया का जो है वह एक चरण का जो है कल नामांकन जो है वह यहाँ समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो भी नेतागण अभी आ रहे हैं और कहीं आने वाले दिनों में और प्रदेशों के जो है मुख्यमंत्री आएंगे, तो निश्चित रूप से हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सारे कार्यकर्ता पूरी अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और काम करेंगे। निश्चित रूप से बिहार को जो है वो पुनः हम लोग एनडीए सरकार और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग पुनः जो है वो सरकार बनाएंगे, ये हम लोगों को आशा और उम्मीद है। ठीक है, शमशी आजाद जी, कुछ सवाल थे सौरभ जी के जो वो चाह रहे थे कि जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी दे। सवाल तो देखिए विपक्ष की तरफ से जितने पूछे गए सबका सवाल जवाब जो जनता ने खुद ही दे। और आज उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जा रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जा रहे हो, चाहे कहीं से मुख्यमंत्री जा रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव को जो है हंसी मजाक में ये हल्के में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी का ये काम है, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधान जी का हो, जो भी चुनाव होता है उसको पूरी गंभीरता के साथ करती, क्योंकि उसका प्रत्याशी जो होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ से जुड़ा होता है। तो हम जब प्रत्याशी चुनते हैं तो पूरी गंभीरता के साथ सर्वे कराने के बाद, जनता से सर्वे, उनकी अपनी टीम होती है उससे सर्वे कराने के बाद
तब प्रत्याशी उतारते और उसके बाद पूरा फोकस होता, पूरी ताकत लगा के। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर तक उन्होंने रोड शो किया था, महाराष्ट्र में रोड शो किया था, हरियाणा में रोड शो किया था। और आज कहीं ना कहीं ये बात बिहार की भी जनता को मालूम है, और वहाँ के गठबंधन दल के जो भारतीय जनता पार्टी की पार्टियां हैं उनको भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव जो है, कहीं ना कहीं ये लोग स्टार प्रचारक के रूप में अगर बिहार में आके इन्होंने रोड शो कर दिया तो जनता में कहीं ना कहीं जो उत्साह है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और विपक्ष पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगा। इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों में इन लोगों को रखा है, ताकि वहां का समीकरण जो कुछ भी है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन दल के उसमें जो है आशीर्वाद के रूप में जनता उनको दे, और एक बार फिर से वहां पर बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन दल की सरकार बनी। ये वहां की जनता की मांग थी। और पहले से जब वहां पर पहली मीटिंग की गई थी अमित शाह के यहाँ, तो नीतीश कुमार वगैरह थे, तो लोगों ने भी यही कहा कि स्टार प्रचारकों में योगी जी और मोहन यादव को जरूर रखा जाए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी लोकप्रियता जो है और बढ़ेगी और बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनेगी। क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो इन लोगों का सामना कर पाए। हमारे पास पूरे स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, उसमें बड़े बड़े नाम है जो कहीं ना कहीं अपने में गलत मकाम रखते हैं, स्थान रखते हैं, जो कहीं ना कहीं राजनीति को दिशा देने का काम करते हैं। तब सारे के सारे लोगों ने बिहार में अपना वो जो है डेरा डाल दिया, और हमें उम्मीद है कि वहाँ की जनता जो है वो विकास के नाम पर, एकता के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट जरूर करते हैं। ठीक है। सौरभ जी, मुझे ऐसा लगता है बूथ मैनेजमेंट की एक बात हो रही है जिसे बड़ा ही अहम फैक्टर माना जाता है। कहते हैं ना, एक एक बूथ से एक एक व्यक्ति यदि जुड़ा रहेगा, एक एक कार्यकर्ता वहां से कनेक्ट रहेगा, तो बड़ा आसान होता है कोई भी चुनाव। ये हमेशा चर्चाओं में बातें रहती हैं। तो इसीलिए एक बड़ा फैक्टर इन तीन जो मुख्यमंत्री हैं इनको भेजने का भी है कि इनका जो मैनेजमेंट है, या ये जो जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट का एक मंत्र देंगे, ये कहीं ना कहीं सार्थक होगा इस इलेक्शन के लिए। देखिए, कम तो ना आरजेडी को आंका जा रहा है, कम ना तो कांग्रेस को आंका जा रहा है। दोनों ही अलायंस इस बार आमने सामने हैं, और बिहार की जनता क्या करेगी ये उनका निर्णय है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर दल को, हर अलायंस को बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल एकदम पास जाके, नियरेस्ट जाके आपको उन चीजों से निकलना है। तो वो बूथ मैनेजमेंट हो, वो जातिगत समीकरण हो, हर चीज को साधना है, और इसीलिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राखी जी, बूथ मैनेजमेंट निश्चित रूप से सबसे अहम कड़ी होती है मुझे लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वोट पड़ते हैं, जहां से रिजल्ट जो है पार्टियों का और नेताओं का जो ईवीएम में कैद होता है, वो जगह ही बूथ होती है जहां से इनिशिएशन होता है। तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी, और हमें भी इस बात का महत्व निश्चित रूप से पता है, तो हर पार्टी जो है वो बूथ मैनेजमेंट को निश्चित रूप से बहुत ध्यान केंद्रित करती है, और उसमें मैनेजमेंट में अपनी पूरी शक्ति लगाती है, क्योंकि सबसे निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वो बूथ मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि सबसे अहम होता है। और निश्चित रूप से कांग्रेस ने भी अपने जो नेता है, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो और पूरे देश से हो, उनको बिहार के चुनाव की जिम्मेदारी दी है, और वो भी वहां पर जाकर के बूथ मैनेजमेंट से रिलेटेड मंत्र देंगे और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे। तो मुझे लगता है कि बूथ मैनेजमेंट आपने निश्चित रूप से सही कहा कि उसके मंत्र जो होंगे वो नीचे लेवल के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अहम होंगे, और इस पर निश्चित रूप से हम ध्यान दे रहे हैं राखी जी। एक चीज और है सौरभ जी, अलग अलग, क्योंकि तीन त्रिमूर्ति कह लीजिए, तीन बड़े दिग्गज कह लीजिए, और अपने अपने स्टेट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखिए, आप विपक्ष हैं, आपका पूरा राइट है, कुछ भी यदि माइनस मार्किंग आपको करनी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि तीन लोग तीन तरह से किन किन चीजों पर हैं। मोहन यादव पहले भी आए थे, अभी भी वो पहुंचे हैं। ये एक कड़ी बिल्कुल जुड़ती है कि यादव जो वोट बैंक होगा उस पर सीधा अटैक उनका हो सकता है, बिल्कुल सीधा वो कनेक्ट हो सकते हैं अपनी बातों के जरिए। योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लिया जा रहा है हिंदुत्व का सीधा सीधा जो बात है, बिल्कुल क्लियर कट, और विष्णुदेव साय जो हैं वो विकास के मॉडल को लेकर हैं। तो ये तीनों चीजें बिहार में रखने की कोशिश की गई है, या ये जो प्रयास किया गया है, रैलियां हैं और भी अभी कंटिन्यू होंगी, ये कितना प्रभावित करेंगी, क्योंकि एक साथ तीनों चीजें जा रही हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, यादव वाली जो बात आपने की, या जातिगत समीकरण की आपने बात जो की, निश्चित रूप से प्रभाव तो डालती है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ में भी देखें तो छत्तीसगढ़ में भी यूपी और बिहार से लोगों की बहुतायत है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वहां के लोगों को किस तरीके से प्रभावित करने की बात है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं या यहाँ के जो नेता भी होते हैं, चाहे वो किसी भी दल के होते हैं, उनका एक वहां के लोगों के साथ में जुड़ाव होता है कहीं ना कहीं।
तो मुझे लगता है कि जातिगत समीकरण निश्चित रूप से प्रभावित करता है चुनावी नतीजों को। और दूसरा, आपने कहा कि विष्णुदेव साय जी विकास के मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो राखी जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आपको कहूंगा। विष्णुदेव साय जी जो है आदिवासी समाज से आते हैं, और अगर आप छत्तीसगढ़ के अंदर देखेंगे तो उनके ही दल के जो दो बड़े नेता हैं, ननकीराम कंवर जी को देख लीजिए और साय जी को देख लीजिए, दोनों ही आदिवासी समाज से आते हैं। और आज जिस तरीके से उनकी पार्टी में स्थान है, जो ननकीराम कंवर जी पूर्व गृह मंत्री होते हैं, और जब अमित शाह जी अभी बस्तर दौरे पे आते हैं तो उनको घर में नजरबंद कर दिया जाता है। उसी तरीके से साय जी का जिस तरीके से पार्टी में कोई पूछ परख नहीं है, अपमान हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, जो सीएम साय के पास भी अभी किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग नहीं है, सब कुछ वो कठपुतली सरकार की तरह ऊपर से चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो विकास का मॉडल है या आदिवासियों के सम्मान की बात है, तो कहीं पर भी ये बात सार्थक कहीं पर नहीं होती है, कहीं पर। आपके गठबंधन जो लोग हैं उन लोगों ने सीट बंटवारे में सहमति कर ली है। आप पहले अपना सहमति तो आ जाएगी आपके यहाँ, तो सीट सहमति आने के बाद भी किस तरीके से कलह मचा हुआ है वो आप देख लीजिए। अभी देखिए, आप तो महापौर में लगे हुए हैं, अभी हमारे सीट का बंटवारा तो वेणुगोपाल जी वहां पर बैठे हुए हैं, वहां पर तो वो हो ही जाना है। वो अभी सामने थोड़ी देर में आपको खबर भी आ जाएगी, मुझे लगता है कि ब्रेकिंग न्यूज में चलने भी लग गई। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि आपके दल में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी वही हाल है, वहां पर भी वही हाल है। और किसी भी तरीके से देखिए, आप ये ध्रुवीकरण की बात कर सकते हैं, जातिगत समीकरण की बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपको मैं ये कहूंगा कि विकास के मॉडल पे बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर लीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कर लीजिए, विकास, विश्वास और सुरक्षा की बात कर लीजिए, तो आपके पास उसमें कोई पॉइंट नहीं रहेगा। आपको अभी एक सवाल पूछ लेता हूँ कि सीएजी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 74,000 करोड़ के घोटाले हो जाते हैं, बिहार सरकार की जो पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए शमशी आजाद जी, एक सेकंड ओके, चलिए ठीक है। देखिए समय की सीमा है, समय की सीमा है। विमलेंदु जी की बात आ जाने दीजिए। विमलेंदु जी बोलिए। आप तो ऐसा भ्रष्टाचार का, पहले तो आप जितने भ्रष्टाचारी थे सत्ता से हटे 2014 के बाद, तो अभी तक मुंह नहीं दिखाने के लायक है। बोलिए मत। बीजेपी ने उनको नहीं, जिनके नेता बेल लिस्ट गिना सकता हूँ, बिमलेंदु जी लिस्ट गिना सकता हूँ, नेतृत्व बेल पे हैं आप। तो ये दोगलापन बिल्कुल ना करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सीएजी की रिपोर्ट जाके पढ़ लीजिए, उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सीएजी ने ये कहा कि 71,000 करोड़ के जो है वह यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है जमा नहीं है। अर्थ और क्या होता है बिमलेंदु जी? देखिए, मैं तो सीए हूँ, मैं तो इस बात को समझता हूँ, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट अगर नहीं किया है, सबमिट नहीं हुआ है 5 साल से, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसे कहाँ गए? 10 साल से नहीं होते किसी का योजना में जो है, कुछ ऐसी योजना है जिसमें कि जो पेंडिंग रह गए। 74,000 करोड़ सरकारी खजाने से चले जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चले जाए, जवाब देने ये तो नहीं लिखा सीएजी ने गायब है। सीएजी ने ये तो नहीं कहा कि ये पैसे गायब हैं। अभी भी सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन पुरानी सरकार को गाली देंगे आप। नेहरू जी को भी ले आइए। अभी भ्रष्टाचारी जो आप थे, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चला था, उसी में आप सफाया हुए और पिछले 11 साल से आप आउट हैं, आगे भी आउट रहिएगा। अब बिहार में कोई जमीन नहीं है आपकी। चलिए, वो जल्द पता चल जाएगा। सौरभ जी और विमलेंदु जी, चलिए शमशी आजाद जी, क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है और ये जो चुनावी रण है बिहार का, इसमें 3 मुख्यमंत्री हैं, यानी त्रिमूर्ति उतारी गई है और सब अपने अपने एकदम मास्टरपीस हैं। आप मोहन यादव को ले लीजिए, विष्णुदेव साय को ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ को ले लीजिए। इन सब का जो काम करने की शैली है, जो बोलने की शैली है, जो एक अट्रैक्ट करने की शैली है, ये बहुत प्रभावित करेगी। चाहे बूथ मैनेजमेंट हो, चाहे जातिगत समीकरण हो, हर फैक्टर पर ये मंझे हुए हैं और इसीलिए इनको बिहार भेजा गया है। अब वाकई यहाँ से कितना एक सकारात्मक रिजल्ट निकलता है, क्योंकि वो होगा जनता के हाथ में, ये वाकई आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।